समस्त व्याकरण विद्या अनुरागियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास के छठवें प्रकार अर्थात अंतिम प्रकार बहुब्रीहि समास के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भागों में हम लोगों ने 5 समास के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन कर लिया है। अब ये बहुब्रीहि समास छठा और अंतिम समास है, इस विषय पर आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि शब्द इसके पहले भी एक बार संकेत किया गया है, बहुब्रीहि, बहुत धन धान्य से युक्त ना। तो यहाँ पर सूत्र का देखें क्या विशेषण है। सूत्र के विषय में हम लोग देख लें। इसमें अनेकम, 2 प्रकार से सूत्र को संकेत करके आपको समझाना चाह रहे हैं। अनेकम, अन्य, पदार्थे। अनेकम, अन्य, पदार्थे। इसका भाव क्या है? इसी को दूसरे रूप में, सामान्य परिभाषा के रूप में इसका सूत्र और एक संकेत किया जाता है, वो लिख लीजिए। उसको भी हम संकेत कर दे रहे हैं। दोनों की व्याख्या आपको अच्छे ढंग से संकेत करेंगे। इसमें है अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। देखें भाव, इसमें संकेत क्या हो रहा है। जो वास्तविक सामान्य सूत्र आपका है ये सामने है। अन्य पदार्थ प्रधान, जहाँ पर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जो ऊपर संकेत किया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, वो है अनेकम अन्य पदार्थे। अनेकम अन्य पदार्थे, इसका भाव है संस्कृत में जो उन्होंने संकेत किया है वो भाव इसमें इस तरह से है कि अनेकम प्रथमांतम, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे। अन्यस्य पदस्य अर्थे, उसके लिए संकेत कर रहे हैं कि अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम वा समस्यते। अनेकम पदस्य अर्थे वर्तमानम वा समस्यते स बहुब्रीहि। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के भाव से संकेत है कि अनेकम अन्य पदार्थम, भाव देखें अनेकम अन्य पदार्थम ना, भाव वही स्पष्ट आ रहा है। अभी आपको संकेत करेंगे। प्रथमांतम जो शब्द लिख रहे हैं, प्रथमांतम को कह रहे हैं कि प्रथमा में बहुब्रीहि समास नहीं होता है, इस भाव से उसको दर्शाएंगे। तो इसी को विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानम वा समस्यते स बहुब्रीहि ना। तो अन्य पदार्थे वर्तमानम, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान, अन्यस्य पदस्य, अन्य पद के, अन्य पद की जो विकल्प से समास होता है,
अन्य पद के अर्थात प्रथमांत के विकल्प से जो समास होता है उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो पूरा भाव इनके ढंग से हो गया कि अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांतों का विकल्प से समास होता है और वही बहुब्रीहि कहा जाता है। ये आपके अनेकम अन्य पदार्थे के भाव से है। अब जो सामान्य आपकी परिभाषा है, जो सामान्य सूत्र आपका है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसके अनुसार परिभाषा जो हमारी हिंदी में बन रही है वो क्या बन रही है कि जहाँ पर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखें परिभाषा सामान्य जो आपकी बन गई कि अन्य पद के अर्थ की जहाँ पर प्रधानता हो वहाँ पर भी वही भाव देख रहे दीजिए, पूरा वही भाव वहाँ पर भी स्पष्ट हो रहा है कि अनेकम अन्य पदार्थस्य न अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम, उसी को संकेत सीधे कर रहे हैं कि अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम वा समस्यते स बहुब्रीहि। तो अन्य पद के अर्थ में वर्तमान न अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांतों का विकल्प से समास होता है और वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो अब सीधा सीधा आपका अर्थ यही बन गया कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो अन्य पद जो हम अभी समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद कोई एक विशेष अन्य अर्थ को आपको बताएगा, उसका एक कोई अन्य अर्थ निकलेगा, वही अर्थ प्रधान होगा, इसीलिए उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाएगा। ये एक आध उदाहरण के माध्यम से देख लें, उसके बाद इसके कौन कौन से भाग हैं बहुब्रीहि के, उस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका उदाहरण एक आध देख लें। उदाहरण एक दो संकेत के रूप में समझ लें, उसके बाद फिर जैसे लिख रहे हैं पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः ना, पीतम अंबरम यस्य सः, इससे शब्द आपका बन रहा है पीतांबरः ना। पीतम पीला, अंबर वस्त्र, यस्य जिसका वह ना, पीला है वस्त्र जिसका वह, तो वह कौन है? पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर आप कोष्ठक में अपने समझने के लिए लिख सकते हैं कि पीला है वस्त्र जिसका ना कृष्ण। ये एक समझने के लिए आपको संकेत कर दे रहे हैं, उसको लिखने की कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। ये आप भाव समझ गए कि पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबरः शब्द से कोई दूसरा अर्थ, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता, तो अन्य अर्थ जो निकल रहा है आपका श्री कृष्ण ना। तो पीतांबरः से एक आपका अन्य अनेकम अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ की जहाँ पर आपको प्रधानता मिले
वही आपका बहुब्रीहि समास है। अब इसको समझ लिए हैं। अब उदाहरण हम विस्तार में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सब इसके जो भेद बताए गए हैं उन भेदों के आधार पर उदाहरण आपको विस्तार से स्पष्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के भेद पर हम लोग चलते हैं। तो बहुब्रीहि समास के कुल 4 भेद होते हैं, कुल 4 भेद होते हैं ना। तो उन चारों भेदों के विषय में हम लोग आते हैं। पहला भेद है, पहला प्रकार है ना, समानाधिकरण बहुब्रीहि। पहला जो भेद है समानाधिकरण बहुब्रीहि, ये पहला भेद है। समान अधिकरणम भाव से आप समझ रहे हैं कि इसमें दोनों पद, इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति होती है। ये इसमें मुख्य बात है कि दोनों पद जो आपके समास विग्रह हैं उन दोनों पदों में समान विभक्ति होती है ना। अभी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। समस्त पद जो है वो विशेषण का कार्य करता है, समस्त पद विशेषण का कार्य करता है ना। तो द्वितीया से सप्तमी तक ये चलेगा, यत से लेकर के आप यस्मिन तक जाएंगे तो अनेक उदाहरण आपको अभी स्पष्ट होंगे। कुल मिलाकर के भाव इसमें यह हुआ, पहला जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है आपका, कि इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति रहेगी। जो समास विग्रह हम करने लगेंगे तो समास विग्रह करते समय दोनों पद में देखेंगे आपकी समान विभक्ति रहेगी, और वो जो समस्त पद आपका बनेगा वो समस्त पद विशेषण का कार्य करेगा, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। ये उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण एक आध इधर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उदाहरण ऊपर लिखेंगे। देखें, जिसमें हमको समान विभक्ति मिले ना, जैसे हम देख रहे हैं जितानि, जितानि इंद्रियाणि यस्य सः, जितानि इंद्रियाणि येन सः ना। हाँ, जितानि इंद्रियाणि येन हो जाएगा, यस्य नहीं, येन सः, जिसके द्वारा ना, येन सः ना। तो इससे शब्द आपका समस्त पद क्या बन रहा है, जितेंद्रिय, ये शब्द आपका बन रहा है जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है ना, वह तो जितेंद्रिय, उसको जितेंद्रिय शब्द के नाम से, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने बस में कर लिया है ना। अब उसके लिए कोई शब्द आपका अतिरिक्त आ गया, कोई अन्य पद की प्रधानता आ गई। अब जिसने अपने इंद्रियों को बस में किया है, कंट्रोल में किया है, वो जो भी लोग हैं अनेक उसमें आ जाएंगे। अब चाहे आप जनक को ले लीजिए और अनेक महर्षि ऋषि हैं, तो किसी को अभी आप संकेत कर सकते हैं ना। तो भाव क्या हुआ, जितानि इंद्रियाणि, दोनों में देख रहे हैं समानता है विभक्ति की। येन सः, जिसके द्वारा ना, ये जितेंद्रिय शब्द बन गया आपका। इसी तरह से और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे
प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तम उदकम यम सह। देख रहे हैं, उदक, उदक माने जानते हैं जल होता है, तो शब्द क्या आपका बनेगा? प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, ये शब्द आपका बना। प्राप्तम उदकम यम सह ना, माने जहाँ पर जल को, उदक को, उदक माने जल को प्राप्तम, प्राप्त किया गया है ना, तो कोई गांव, कोई भाई भाव उसका अन्य अर्थ के रूप में आप निकाल सकते हैं कि जल ने जिसको प्राप्त कर लिया है ना, ऐसा कोई गांव जहाँ पर मतलब जल पूर्ण रूपेण आ चुका है ना, ऐसा कोई गांव के भाव से हो जाएगा प्राप्तम उदकम यम सह। ये उदाहरण आपके हैं, और उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं ऊपर से हटा करके। इसमें जो भी चारों भेद आपको मिल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि अन्य पद की ही प्रधानता आपको मिलेगी हर एक में। कहीं कहीं बिना भेद के भी लिख दिया जाता है उदाहरण ही मात्र, लेकिन आपको कोई असुविधा न हो इसलिए चारों भेदों के माध्यम से उदाहरण सहित आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ना। और उदाहरण जैसे देख लें आप, चित्रा, गावो, चित्रा गावो यस्य सह, यस्य सह, इससे आपका शब्द बनेगा चित्रगु, चित्रा गावो यस्य सह। चितकबरी, चितकबरी कह लीजिए, या रंग बिरंगी गायें हैं जिसके पास ना, उसको चित्रगु कहते हैं। रंग बिरंगी गायें जिसकी हों ना, ऐसा कोई, तो चित्रगु शब्द बन गया आपका। इसी तरह से द्वौ पादौ यस्य सह, द्वौ पादौ यस्य सह। द्वौ पादौ, देखिए दोनों में समान विभक्ति लग रही है। द्वौ पादौ यस्य सह, तो उसको क्या कहेंगे? द्विपाद, द्विपाद माने दो पैर वाला, तो कोई मनुष्य, ये अन्य अर्थ के रूप में हो गया द्विपाद। द्वौ पादौ यस्य सह। इस तरह से लंबम कर्णौ, लंबौ कर्णौ यस्य सह ना, लंबौ कर्णौ यस्य सह बन जाएगा लंब कर्ण। हाँ, लंबा है कान जिसका, लंब कर्ण ना। महान आशय यस्य सह, महान आशय यस्य सह, महान आशय है जिसका, उससे शब्द आपका बनता है महाशय, कोई महाशय, कोई महोदय ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि समान अधिकरण महान आशय ना, समान विभक्ति के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पर। और कुछ नए ढंग के उदाहरण आपको संकेत कर दे रहे हैं
पतितम पतितम न क्या पर्णम यस्मात् सह, पर्णम यस्मात् सह। ये देखें, पतितम पर्णम यस्मात् सह न, जिससे पतितम माने गिरा है, पर्णम पत्ता न, तो उससे शब्द आपका क्या बन रहा है? पतित पर्ण, पतित पर्ण, ये शब्द बन रहा है। जिससे पत्ता गिर गया है, वह दूसरे रूप में, अर्थात कोई वृक्ष न, जिससे पत्ता गिर गया है, अलग हो गया है ना, पतितम। तो पतित पर्ण ये शब्द आपका बन रहा है। इसी तरह से और एक आध नए उदाहरण आपको संकेत कर देते हैं। शोभनम हृदयम यस्य सः, शोभनम, देखो इसको भी हटा दे रहे हैं। उदाहरण थोड़ा जितना ही आपको स्पष्ट रहेगा उतना ही आपको आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। कह रहे हैं शोभनम हृदयम यस्य सः, इससे शब्द आपका बन रहा है सुहृद ना। शोभनम हृदयम यस्य सः ना, सुंदर है हृदय जिसका ना, तो ऐसा कोई मित्र आपका हो सकता है, कोई मित्र के रूप में। अन्य पद की प्रधानता जो हो रही है, सुहृद माने कोई मित्र के भाव से ना। शोभनम हृदयम यस्य सः, सुहृद। इसी तरह से वीरा पुरुषा यस्मिन् सः, वीरा पुरुषा यस्मिन् सः। ये सब कुछ नए ढंग के उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं। सामान्य जो प्रचलित उदाहरण हैं वो तो अक्सर आपको मिल जाते हैं। इस तरह के उदाहरण जल्दी प्रकाश में नहीं आते हैं, इसलिए ऐसे उदाहरणों पर ज़्यादा आपको प्रयास किया जा रहा है समझाने का। वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः, तो इससे जो शब्द आपका बन रहा है वीर पुरुषकः, इससे शब्द क्या बनता है? वीर पुरुषकः, ये शब्द है वीर पुरुषकः ना। तो कोई वीर पुरुष यस्मिन जहाँ पर है ना, तो ऐसा कोई गांव के भाव से वीर पुरुष का हो जाएगा। वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः ना, जिसमें कोई वीर पुरुष हो, ऐसा कोई गांव। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अनेक उदाहरणों के माध्यम से हम लोग भाव को समझ रहे हैं। जैसे निर्गतम बलम यस्मात् सः, निर्गतम बलम यस्मात् सः ना, निकल गया है बल जिससे, यस्मात् जिससे, निर्गतम बलम बल निकल गया है ना, वह अर्थात उसको क्या कहेंगे? निर्बल। कोई निर्बल, कोई कमज़ोर, कोई गरीब। ये इस तरह से आप देख लिए कि अनेक उदाहरण आपके सामने हो गए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार पर, वो है व्याधिकरण बहुब्रीहि। ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। अब हम नंबर 2 व्याधिकरण बहुब्रीहि ना, व्याधिकरण बहुब्रीहि, इसको यहाँ परिभाषा लिख करके उदाहरण आपके ऊपर उधर संकेत कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। व्याधिकरण बहुब्रीहि में क्या होता है कि इस समास में दोनों पदों में, इस में कह लीजिए, इसमें दोनों
पदों में विभक्ति अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ये संकेत है। इसमें दोनों पदों में विभक्ति जो है, अभी इसके पहले समानाधिकरण में आपने देखा दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। अब यहाँ पर जो आपको संकेत कर रहे हैं कि दोनों पदों में विभक्ति अलग अलग होती है। अब उसका उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है। उदाहरण, एक आध उदाहरण यहाँ देख लें, उसके बाद ऊपर लिखते हैं। अब जैसे इसमें अलग अलग उदाहरण का, जैसे प्रचलित उदाहरण का देख लें पहले। जैसे चक्रम, पाणौ, यस्य सः। चक्रम दूसरी विभक्ति, पाणौ अलग विभक्ति, यस्य सः माने चक्र है, पाणौ माने हाथ में, यस्य माने जिसके, वह। तो क्या बनेंगे? चक्र पाणी। चक्र है, पाणी माने हाथ में, जिसके अर्थात भगवान विष्णु ना। इस तरह से अन्य अर्थ आपका अपने आप स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो हर पद, जो भी समास विग्रह वाला पद आपका होगा वो अलग अलग विभक्तियों से युक्त होगा, और जब समस्त पद आपका बनेगा तो एक साथ बनेगा, उसका कोई अन्य अर्थ निकलेगा, तो वही अन्य अर्थ जो है वो प्रधान होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसके उदाहरण ऊपर कुछ लिखते हैं, देखा जाए। उदाहरणों के माध्यम से ही हमको समझने में आसानी होगी। अब देखें, यहाँ पर कुछ उदाहरण संकेत करके आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण अभी आपको मिला, दूसरा उदाहरण हम और अभी आपको लिखते हैं, सामने करते हैं। चंद्र शेखरे यस्य सः। जैसे चंद्र शेखरे यस्य सः। चंद्रमा है शिखर पर, यस्य माने जिसके, वह। तो उनको क्या कहते हैं? चंद्र शेखर। भगवान शिव के लिए है, शंकर जी के लिए है चंद्र शेखर। चंद्र शेखरे, चंद्र देखिए प्रथमा लगी है, शेखरे शिखर पर ना सप्तमी लग गई, यस्य सः। ये आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न अलग अलग विभक्ति आपको इसमें मिलेगी। कंठे कालो यस्य सः। कंठे, ये है कंठे कालो यस्य सः। कंठ में कालापन है जिसके ना, तो क्या बन जाएगा? कंठ काला ना। ये दोनों के लिए है, भगवान शंकर जी के लिए भी संकेत होता है, और कंठ काला जो है नीलकंठ को, नीलकंठ पक्षी को भी कहा जाता है ना। तो कंठे कालो यस्य सः ना, तो जिसके गला में कालापन है ना, क्योंकि विष हलाहल पीने के कारण भगवान भोलेनाथ के गले में कालापन हो गया था, इसलिए कंठे कालो यस्य सः, कंठ काला भगवान शिव। और नीलकंठ पक्षी का भी आप देखेंगे तो कंठ काला वो भी कहे जाते हैं। ये इसी तरह से पद्मम नाभौ यस्य सः। पद्मम नाभौ यस्य सः। कमल है नाभि में जिसके, आप जान ही रहे हैं, कमल है नाभि में जिसके, भगवान विष्णु, तो उनको कहा जाता है पद्म नाभ, इसीलिए पद्मनाभ शब्द का प्रयोग
उनके लिए किया जाता है। पद्म नाभ, पद्मम नाभौ यस्य सः, पद्म माने कमल है, नाभ में जिसके भगवान विष्णु। ऊर्णा नाभौ यस्य सः, ऊर्णा ये नवीन टाइप का उदाहरण है। ऊर्णा नाभौ यस्य सः, इससे आपका बन जाएगा ऊर्ण नाभ ना। ऊर्णा नाभौ यस्य सः, ऊन है नाभि में जिसके ना, ऊर्णा शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ऊर्णा शब्द जो है ऊन के लिए है, ऊन जिसकी नाभ में है ना, उसको क्या कहते हैं जानते हैं? ऊर्णनाभ, मकड़ी। चाहे तो आप यहाँ संकेत लिख लें, मकड़ी। ऊर्णा नाभौ यस्य सः ना, तो नाभ में ऊर्णा माने ऊन है जिसके, अर्थात मकड़ी। तो अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता, ये हो गया ऊर्णनाभ। और इसी तरह से नया ढंग से कोई उदाहरण आपको और संकेत देते हैं, उसके बाद फिर अगले भाग पर, अपने अगले भेद पर चलते हैं। शरेभ्यो जन्म यस्य सः, शरेभ्यो जन्म यस्य सः, शरेभ्यो जन्म यस्य सः। भाव देखें क्या संकेत हो रहा है इसमें। शरेभ्यो जन्म यस्य सः, सरकंडों से जन्म माना जाता है जिसका। शरेभ्य शब्द जो है सरकंडा, सरपत जिसको कहते हैं, से जिसका जन्म माना जाता है तो उनको कहा जाता है शरेभ्य जन्म यस्य सः, उनको कहा जाता है शरजन्मा, शरजन्मा, शरजन्मा। ये कौन है आपको पता है? सरकंडे से जन्म किसका माना जाता है? सरपत से किसका जन्म माना जाता है? भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय ना, शिव पुत्र कार्तिकेय, ये आपके समझने के लिए है। शरजन्मा, शरेभ्यो जन्म यस्य सः ना, सरकंडे से जन्म जिसका स्वीकार किया जाता है, माना जाता है ना। अब इस तरह के उदाहरण आपके पर्याप्त हो चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा एक उदाहरण यू से संबंधित भी कुछ उदाहरण इसमें मिलता है, जैसे अगर चाहें आप तो लिख लें। या तो अभी अन्य भेद के रूप में उन उदाहरणों को हम आपको संकेत कर देंगे तो और स्पष्ट रहेगा। चूँकि यू शब्द आ रहा है तो एक तरह से वो समानाधिकरण के रूप में आएगा। फिलहाल इसमें इन उदाहरणों को ही आप स्पष्ट रूप से समझ लें। अब हम तीसरे भेद पर चलते हैं। तीसरा भेद है तुल्य योग बहुब्रीहि। तीसरा जो भेद है हमारा वो क्या है? तुल्य योग बहुब्रीहि। नंबर 3, तुल्य योग बहुब्रीहि ना। अब तुल्य शब्द से अपने आप ही अर्थ आपका स्पष्ट हो रहा है कि इसमें साथ या सह का योग होता है। इसमें सह, इसका अर्थ होता है साथ का योग होता है। एकदम सरल चीज़ है।
अभी आप उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे तो एकदम आपका स्पष्ट हो जाएगा। ये सह ना, जो भी योग होगा तृतीयांत रहेगा इसमें। आप अभी देख रहे हैं जैसे पुत्रेण सहिता, पुत्रेण सहिता, सहिता भी लिख सकते हैं, सह भी लिख सकते हैं ना। पुत्रेण सहिता तो क्या बन जाएगा, स पुत्र, पुत्र के सहित ना, पुत्र के साथ, सपुत्र। इसी तरह से अनुजेन, अनुजेन सहिता, अनुजेन सहिता, सह दोनों शब्द आप कर सकते हैं, कहीं भ्रम न हो आपको। सहिता भी लिख सकते हैं आप, सह भी लिख सकते हैं। तो बन जाएगा आपका सानुज, अनुजेन सहिता, छोटे भाई के साथ ना। इसी तरह से और उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे विनयेन सह, विनयेन सह, हाँ सहिता भी यहाँ भी लिख सकते हैं आप। तो बन जाएगा आपका सविनय ना, विनम्रता के साथ ना। और उदाहरण आप देखें, जैसे मिलते हैं कुछ उदाहरण और इस तरह से कि सह के रूप में भार्यया सह, भार्यया सह, पत्नी के साथ, भार्या माने पत्नी, तो बन जाएगा स भार्य, स भार्य, भार्यया सह। इस तरह से स्पष्ट उदाहरण आपके क्लियर हो रहे हैं कि तुल्य योग बहुब्रीहि में केवल साथ के योग में ही आपको बहुब्रीहि समास करना है। ये आपके उदाहरण हो गए। अब हम अगले भाग पर चलते हैं। वो भाग है आपका चौथा, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। तुल्य योग के बाद नंबर 4 है, वो है चौथा और अंतिम ना, बहुब्रीहि का अंतिम भेद है, वो है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। उसको देख लें, बहुब्रीहि समास आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। ये है नंबर 4, नंबर 4 व्यतिहार बहुब्रीहि समास। अब व्यतिहार, व्यतिहार शब्द थोड़ा सा अलग रूप में है, इसको लिख लें कि इसमें तृतीयांत या सप्तम्यंत, तृतीयांत या सप्तम्यंत ना, विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है या पदों का प्रयोग होता है। सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है ना। इसमें तृतीयांत या सप्तम्यंत माने तृतीया या सप्तमी ना से युक्त पदों का प्रयोग होगा। इनका प्रयोग कब होता है इसको देख लें, वो भी संकेत में रहेगा तो आपके पास ज़्यादा स्पष्टता रहेगी। युद्ध आदि का बोधक होता है, प्रयोग होता है, और यह और लग गया
इसलिए यहाँ पूर्ण विराम अब हटा देंगे। और यह युद्ध आदि कर सकते हैं, चाहे तो लड़ाई झगड़ा भी लिख लीजिए। युद्ध आदि, लड़ाई झगड़ा ना का बोधक होता है। इसमें विशेष रूप से यही आपको देखना है कि जो पद रहेगा आपका तृतीयांत या सप्तम्यंत रहेगा और उसमें युद्ध आदि की आशंका हमेशा पाई जाएगी, लड़ाई झगड़े की संभावना पाई जाएगी। ऐसे उदाहरण भी आपके सामने देखिए रखा जा रहा है। उदाहरण ये, अब तुल्य योग को हम हटा देते हैं। आप समझ गए हैं इसको अच्छे ढंग से। अब व्यतिहार में देखें, कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं। अभी आप समास विग्रह देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ विचित्र टाइप के समास विग्रह होते हैं। वो है जैसे मुष्टिभी मुष्टिभी प्रहृत्य इदं प्रवृत्तम युद्ध ना, मुष्टिभी मुष्टिभी विरिक्त किया जाता है, दो बार वही शब्द का प्रयोग होता है। मुष्टिभी मुष्टिभी ना प्रवृत्तम, मुष्टिभी मुष्टिभी प्रहृत्य, प्रहृत्य इदं प्रवृत्तम युद्धम। मुष्टिभी मुष्टिभी प्रहृत्य ना, प्रहार करने के लिए, इदं प्रवृत्तम युद्धम, यह युद्ध प्रवृत्त किया जाता है। तो उससे शब्द क्या बनता है आपका? मुष्टा मुष्टि, ये शब्द आपका बनता है ना, मुष्टा मुष्टि। इसी तरह से दंडई दंडई च प्रहृत्य इदं प्रवृत्तम युद्धम। हमने आपको पहले ही संकेत किया कि इसमें युद्ध आदि लड़ाई झगड़ा की हमेशा आशंका बनी रहती है। तो इस तरह के जो उदाहरण आपको मिलते हैं वो क्या मिलेंगे, इसी तरह से संकेत उसका होगा, इसी तरह से समास विग्रह होगा। और अब इससे जो शब्द आपका बनना है दंडई दंडई च प्रहृत्य ना, दंड दंड के द्वारा, लाठी डंडे के द्वारा प्रहार करके इदम प्रवृत्तम युद्धम, यह किया गया युद्ध ना। तो उसको कहा क्या कहेंगे? दंडा दंडई ना, दंडा दंडी, दंडा दंडी, ये शब्द बनता है दंडा दंडी ये ना। इसी तरह से और एक आध उदाहरण आपको दे देते हैं। इसके बहुत उदाहरण नहीं, दो चार उदाहरण मिलते हैं। इस तरह से शुंडई शुंडई च प्रहृत्य, शुंड ये है शुंडई ना, फिर है शुंडई च प्रहृत्य इदं प्रवृत्तम युद्धम। इसमें क्या भाव है? शुंडई शुंडई माने शूण के द्वारा, शूणों के द्वारा बार बार प्रहार करके किया गया युद्ध। तो उससे शब्द आपका बनता है शुंडा शुंडी, शुंडा शुंडी, ये शब्द आपका बनता है। इसी तरह से
केशेषु, 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 केशेषु गृहीत्वा शब्द इसमें लग जाएगा। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं प्रवृत्तम युद्धम। ना, केशेषु केशेषु बालों को पकड़ पकड़ करके, घसीट घसीट करके, ना, गृहीत्वा ग्रहण करके, ऐसा प्रवृत्तम युद्धम, ना, किया गया युद्ध। तो वो केशा केशी शब्द उसका बन जाता है केशा केशी, केशा केशी, ये शब्द आपका बनता है ना। इस तरह से अब देख रहे हैं आप कि ये तृतीयांत या सप्तम्यंत, इस तरह से पदों का आपका प्रयोग होगा। लड़ाई झगड़े की संभावना आप देख रहे हैं, युद्धम युद्धम सब जगह युद्ध का ना हमेशा बोध हो रहा है। तो ऐसे उदाहरण अगर मिलते हैं तो इनको आप व्यतिहार बहुब्रीहि समास के अंतर्गत स्वीकार करेंगे, जानेंगे। कुछ अन्य उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अन्य उदाहरण मान लीजिए कभी कभी आ जाए तो आपको ये न लगे कि ये उदाहरण हमको नहीं पता है, इसके विषय में हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह का उदाहरण आपका जैसे मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा, मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा, ना, मृगस्य नयने इव नयने माने हिरण के नयन के समान है नयन जिसके, तो उसको क्या कहेंगे, मृग नयनी। अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है मृग नयनी। मान लीजिए उदाहरण मिल ही गया तो आप कहेंगे कि हमको पता नहीं है, तो इसका समास विग्रह इस तरह होगा और जो समस्त पद आपका बनेगा वो ये बनेगा, मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा, ना, माने हिरण के नयन के समान है नेत्र जिसके, उसको बोलते हैं मृग नयनी। इसी तरह से और उदाहरण एक आध देते हैं, जैसे हस्तिन पादौ, हस्तिन पादौ इव पादौ, न, यस्य स। हस्तिन पादौ इव पादौ माने हस्तिन हाथी, हाथी के पैर के समान है पैर जिसके, ना, तो उसको क्या कहेंगे, हस्तिपाद, हस्ति पाद। कहीं कहीं आप देखते हैं गांव देश में, देशज भाषा में कहते हैं कि इनका पाँव हाथी पाँव हो गया है, तो वही है हस्तिपाद शब्द, ना, हस्तिन पादव इव पादव यस्य स, हस्तिपाद, ना, ये शब्द आपका बन रहा है। इसी तरह से व्याघ्र पादव इव पादव यस्य स, व्याघ्र, व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य सः, इससे आपका बन जाएगा व्याघ्र पाद, ना, व्याघ्र पाद माने बाघ के समान, ना, बाघ के पैर के समान जिसका पैर हो, ना, तो उसको व्याघ्र पाद शब्द कह सकते हैं। व्याघ्र पात भी लिख रहे हैं, हाँ, व्याघ्र पात, ये तो
दोनों शब्द मिलता है, व्याघ्रपात शब्द भी मिलता है, व्याघ्रपाद शब्द भी मिलता है। तो ये आप स्पष्ट हो गए। पूर्ण रूपेण हमने कुछ अन्य उदाहरण जो इस तरह के हैं यू वाले वो भी आपके सामने रख दिया। समस्त उदाहरणों को सामने रख दिया गया। बहुब्रीहि समास अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी विशेषता ही है अनेकम अन्य पदार्थ है। अन्य पदार्थ माने अन्य पद के अर्थ की जहाँ पर प्रधानता मिले, आपने अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर लिया। अब हमने बहुब्रीहि समास के समस्त भेदों को भी आपके सामने रख दिया, कुछ अन्य उदाहरण थे उसको भी सामने रख दिया गया। अब बहुब्रीहि समास अर्थात समास का अंतिम भाग आज आपका पूरा हुआ। समास से पूर्ण रूपेण अब आप 6 भागों से परिचित हो गए। इसको अच्छे ढंग से तैयार करें, फिर अगले भाग में हम लोग अगले प्रकरण को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।